हेलो एस्पिरेंट्स। सो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक फोर्थ लेक्चर लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स। और आज का लेक्चर होगा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर। तो सभी आईएएस एस्पिरेंट्स से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जितना भी लेक्चर मैं यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ इसको ध्यान से समझें। फैक्ट्स एंड एनालिसिस बेस पे मैं इस लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दी यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। प्रिलिमिनरी बेस्ड फैक्ट्स के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करें। और फैक्ट्स जितने ही फ्रेंड्स आपके पास इंफॉर्मेशंस आप रखेंगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस, उतनी आसानी से आपके क्वेश्चंस प्रिलिमिनरी में आप इजी उनको क्रैक कर सकते हो, उनको टिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्रियम्बल्स के ऊपर मैं आपको आज डिस्कस करूँगा। बेसिकली प्रियम्बल्स एक बेसिक एलिमेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ओरिजिनली ओरिजिनेट जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तभी ही हमारा प्रियम्बल भी इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस जिसमें प्रियम्बल्स के साथ उसको डेवलप किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया ने भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया और प्रियम्बल्स कॉन्स्टिट्यूशंस में इंट्रोड्यूस किया, उसको डिज़ाइन किया, डेवलप किया। सो it is a basic structures defines and define the introductions in the constitutions. So it contains the summary and essence of the constitutions. Preamble of the constitutions, it is the identity of constitutions और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की आइडेंटिटी और उसका बेसिक फीचर्स और बेसिक एलिमेंट्स, फंडामेंटल फीचर्स अगर समझने हो तो सबसे पहले हमें प्रियम्बल्स को ही रीड आउट करना पड़ता है। Preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolutions drafted and moved by the first Prime Minister of India, Honorable Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, and adopted by the Constituent Assembly. It has been amended by the 42nd Amendment Act 1976, which is said to the Constitutional Amendment Act 1976। और इसमें क्या ऐड किया गया? Which added 3 new words: socialist, secular and integrity। तो ये ध्यान रखें फ्रेंड्स, ऑल एस्पिरेंट्स। How many words are added in 42nd Amendment Act, which was brought in 1976 constitutional amendment? That is socialist, secular and integrity। नाउ प्रियम्बल होता क्या है? एक ही शब्द में आपको डिफाइन करूंगा। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर्स, इट डिफाइन द बेसिक एलिमेंट्स एंड फंडामेंटल फीचर्स and introductions of the Indian Constitution, that is known as the preambles. So preamble in its present form reads, हम आज की इस कंटेम्प्रेरी फॉर्म में, प्रेजेंट टाइम में कैसे रीड करते हैं? A very simple definitions: we the people of India, again I repeat it, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. So it is the definitions of the preamble in constitutions. So I again repeat it, aspirant. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens. That is a new definitions and contemporary present time we said what is the preambles. Next, friends, at what basis? This is the justice, liberty, equality, and fraternity. What is justice? On justice हमें किसको मिलना चाहिए?
तो सब जानते हैं जस्टिस एक्चुअली सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को प्रोवाइड किया जाता है बाय द जुडिशियल सिस्टम. So justice on what factors? That is social factors, economic factors, and political factors. And the liberty, liberty means complete freedom, open, free, no restrictions or dominance imposed on every citizen's day-to-day activities. That is the liberty at what? Thought, speech of expression, belief, faith, and worship. दिस इज द लिबर्टी. किसी भी थॉट के ऊपर, किसी के थॉट प्रोसेस पे कोई डोमिनेंस इम्पोज नहीं किया जाता है. एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डियर एस्पिरेंट्स, इट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, right to freedom of speech and expressions. So in preambles, it is known as the liberty. You have to given the liberty by the Indian constitutions to speak out, and freedom you have to given to speech in speech and expressions, beliefs, faith, and worship. You have no restrictions, and no restrictions on any religions. That is, every religions can go to temple, gurdwara, or masjid and freely worship whatever they are faith on his own God. Next is the equality. Equality at what should be based? That is the status and opportunity, and to promote among them all. किसी के स्टेटस के ऊपर कोई भी आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, चाहे उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, पॉलिटिकल है, या उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है. अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. Everybody have equal opportunities on the basis of employment, educations, earning, and the job in job areas. So this is the equal status for every citizens of the country. That is known the equality on the basis of economic, political, social injustice everywhere. Your equality is the base which was designed and framed originally in Indian constitutions. Next is the fraternity. What is fraternity? Fraternity, that is the unity, integrity, assurity to the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nations. That is the fraternity, जिसको हम अपनी मातृभाषा में आपसी भाईचारा भी कहते हैं. Fraternity is the base which was designed in the preamble of the constitutions of India, and it gives the assurity to the dignity of all individuals and unity and integrity of the nations. Nobody can destroy or abolish the integrity or say any word against the integrity and unity of the nations. And every persons, every citizens of the nations, every citizens of the country have rights to maintain his own dignity. The dignity of individuals are given in the basic structure of the constitution, that is known as preamble, which is today at present time we can set that is the dignity of individuals. हर आदमी की dignity, हर आदमी की पहचान, हर आदमी की अपनी मन चाहे इच्छा की पहचान बनाना, ये आपसी ये फ्रेटर्निटी, आपसी भाईचारा रखना, ये हमारे प्रियम्बल्स में दिया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ये ओरिजिनेट किया गया था और एट प्रेजेंट भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में इम्प्लीमेंट हो रहा है और टुडे भी इम्प्लीमेंट होता है. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves these constitutions. Friends, now what is the ingredients of the constitutions? इसके इंग्रेडिएंट्स यानी कंपोनेंट्स क्या थे इसके प्रियम्बल के, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नो इज प्रियम्बल्स. इस प्रियम्बल के
कंपोनेंट्स क्या थे जिन कंपोनेंट्स पे ये बनाया गया। तो सबसे पहले द फर्स्ट कंपोनेंट, इसके 4 कंपोनेंट हैं। तो पहला कंपोनेंट हमारे पास है द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है? तो प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राइव्स किया गया किससे? अथॉरिटी, अथॉरिटी से। ये अथॉरिटी कहाँ से लाई? ये फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। जो प्रियम्बल डिज़ाइन किया गया वो क्या रिवील करता है कंपोनेंट्स को कि सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। वो प्रियम्बल स्टेट्स करता है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये ड्राइव्स करती है अथॉरिटी को। और ये अथॉरिटी कहाँ से आती है? फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया। ये पीपल ऑफ इंडिया ही ये अथॉरिटी देते हैं, ड्राइव्स की जाती हैं यहाँ से, जो हमारे प्रियम्बल्स में है। आगे नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। क्या था नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का? इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स। ये क्या डिक्लेयर करता है कि भारत का जो डिक्लेरेशन हुआ था, यानी किस बेस पे हुआ था? आपकी सॉवरेंटी के ऊपर, आपकी सोशलिस्ट के ऊपर, आपका सेकुलर डेमोक्रेटिक के ऊपर एंड रिपब्लिकन पॉलिटी के ऊपर। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था? कंपोनेंट क्या था? सॉरी, कंपोनेंट क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन का कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाया कोई, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था क्या लाने का? तो ये स्पेसिफाई करता है आपके जस्टिस को, आपके लिबर्टी को, इक्वालिटी को एंड फ्रेटर्निटी को। ये तीनों ही इसके ऑब्जेक्टिव थे कॉन्स्टिट्यूशन लाने के। अगर इस देश में, भारत जैसे देश में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ना होता तो आपको इक्वल इक्वालिटीज़ कहाँ मिलती, आपको इक्वल फ्रेटर्निटीज़ कहाँ मिलती, आपको लिबर्टी कहाँ मिलती, आपको जस्टिस कौन देता? ये सारा सिस्टम डेवलप किया गया, डिज़ाइन किया गया थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशंस। और बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था कि क्या स्पेसिफाई किया था, क्या लाने का रीज़न था? ये स्पेसिफाई करता है ऑब्जेक्टिव्स को क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये प्रियम्बल्स में सब हमारे पाए जाते हैं, प्रियम्बल्स में इंट्रोड्यूस हैं, ओरिजिनेट हैं, डिज़ाइंड हैं। द फोर्थ कंपोनेंट इज द डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये कब अडॉप्ट किया गया? ये स्टिपुलेट, इट डज स्टिपुलेट November 26, 1949 as the date. On this date, the Constitution was adopted, and the adoption date, what is? That is the 26 November 1949. 26 January 1950, it was completely implemented and declared the Republic Democratic India. Why the 26th January 1950 was considered the important date? That is, at the same date 1930, 26 January, India in Lahore sessions had declared कंप्लीट स्वराज, जिसको हम पूर्ण स्वराज भी कहते हैं। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 में हमने अपने भारत के अंदर भारत को कंप्लीट संवैधानिक दायरे में लाके भारत को गणतंत्र दिवस मनाकर इसको रिपब्लिक डेमोक्रेटिक इंडिया की फॉर्म में लाया। इसकी कंप्लीट तो ये थे फ्रेंड्स इसकी प्रियम्बल्स। आगे हम बात करेंगे इसके और क्या हैं प्रियम्बल्स के कीवर्ड्स क्या हैं। इट इज़ द सॉवरेन स्टेट। Sovereign states means you have complete freedom to design your policies, independence, no dominance of other countries to design and make a bills and make a laws. No restriction was imposed by the international countries. You have complete freedom. You have the powers of defense, economic, and make a foreign policies. So you are the complete independent state. That is the sovereign system means complete independence.
नेक्स्ट आपके पास सॉवरेन होने के नाते, सॉवरेन स्टेट होने के नाते आपको नेशंस एक्सेप्ट किया जाता है, और आपका कॉमनवेल्थ जैसी कंट्रीज़ में, जहाँ जिसका हेड ब्रिटेन है, और उसमें भी आपकी सॉवरेंटी का रिसेप्शंस यानी आपका स्वागत किया जाता है। United Nations organizations in this way no way constitute a limitation on this sovereignty. नेक्स्ट है फ्रेंड सोशलिस्ट। 42nd अमेंडमेंट 1976 में सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रेम्बल में डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, और ये हमारा एक कंटेंट बना किसका, एक फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का भी। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, इसको सोशलिस्ट जो बनाया गया पैटर्न ऑफ सोसाइटी के ऊपर बनाया गया था। और इसका मेन रीज़न क्या था, इसको नोट किया जाए तो ये इंडिया का ब्रांड है सोशलिज्म के ऊपर, बट इट इज़ नॉट ए कम्युनल सोशलिज्म, इट इज़ ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब विच इन्वॉल्व द नेशनलाइजेशंस ऑफ ऑल मीन्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड एबॉलिशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट इज़ द सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसको हम कहते हैं। और दूसरे साइड्स में अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये इट होल्ड्स फेथ इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। हम इसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जॉइंटली वर्क करते हैं इन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। और ये स्ट्रक्चर फ्रेंड्स हमारे पास जो एक्सटेंड हुआ था, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब हमारी इंडिया में लाई गई 1991 में, जिसमें लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस लाया गया, और हैज़ हाउएवर डाइल्यूटेड द सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स ऑफ द इंडियन स्टेट। कंप्लीट सोशलिस्ट क्रेडेंशियल जो थे वो इंडियन स्टेट में एबॉलिश किए गए, एंड 1991 में न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। आगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में भी डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स सेकुलर्स। 42nd अमेंडमेंट में हमारे एक और पॉइंट इम्प्लीमेंट हुआ, डिज़ाइन किया गया था 1976 में, दैट इज़ द सेकुलर। फ्रेंड्स सेकुलर हम वाइट कंट्रीज यानी वेस्टर्न कंट्री से जो कंसेप्ट हमने बारो किया था, इसका मेन सेकुलर का वहाँ रीज़न होता है दैट इज़ द नो डिफरेंस बिटवीन द चर्च एंड द सिटीजन्स। बट सेकुलर हमारे स्टेट में मीनिंग रखता है, ये इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका जो मेन मकसद था कि सेकुलर हम इस वजह से हैं क्योंकि हमारा देश इंडिया एक डाइवर्सिटी इन कल्चर्स है, कंपोजिट कल्चर्स है, एनलॉजमेंट ऑफ बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और इस एम्पल ऑफ रिलीजन में, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स में, कंपोजिट कल्चर्स में हम इसको सेकुलर बना के चले। और सेकुलर का मतलब है कि हम किसी भी जाति, धर्म या किसी भी वेल्थ, जो बहुत अमीर आदमी है, वेल्थी है, प्रॉपर्टी वाले हैं, उन सब में कोई भी, या जिनके पास नहीं है, जो पुअर हैं, उन सब में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको इक्वल तौर पर ट्रीट किया जाएगा। यही हमारा सेकुलर का कंसेप्ट है। तो फ्रीडम टू एवरी ऑल किया गया था, और सेकुलर्स इस देश में सेकुलर की परिभाषा इस तरीके से उतारी गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये एम्बॉडीज किया गया था कि पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, दैट इज ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। नेक्स्ट है फ्रेंड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक्स कंसिडर करता है आपकी हमारी पॉलिटी को, और स्टिपुलेटेड करता है इज द प्रियम्बल्स। इस प्रियम्बल्स में डेमोक्रेटिक कि ये बेस्ड किस पर है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल्स। हमारी देश इंडिया हाउ इज द डेमोक्रेटिक, बिकॉज द पीपल आर सुप्रीम, पीपल आर डेमोक्रेटिक, पीपल आर कास्ट द वोट एंड elected the government in the unions as well as in the state legislatures. People are supreme, that's why they are elected government
is appointed in the Parliament, House, and Legislature Assembly. That is known as the democratic government. That's why India is a democratic state. Democracy is of two types, that the direct democracy and indirect democracy. India is living in the indirect democracy systems. Direct democracy system that is pertain in the British state, but in India there is no direct democracy, and डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारी बिगनिंग से ही यहाँ डिज़ाइन नहीं किया गया, और अभी भी हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इज द केस ऑफ, हम देखें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल, दैट इज स्विट्जरलैंड, जहाँ पर क्या होता है, नेमली रेफरेंडम, initiative, recall, and plebiscite. In direct democracy, on the other hand, the representative elected by the peoples exercise the supreme power and thus carry on the government and make the laws. The types of democracy also known as representative democracy, जिसको हम indirect democracy भी कहते हैं। इंडिया में representative democracy है, क्योंकि यहाँ हर नागरिक जो है वोट कास्ट करता है, उनके एरिया से जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शंस कैंपेन करता है, कंटेस्ट करता है, उसको कास्ट किया जाता है वोट सिटीजन द्वारा। सिटीजन्स अपनी डिज़ायर से, अपनी सेल्फ इच्छा से उसको इलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, और वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है इन पार्लियामेंट हाउस। इसमें पीरियडिक इलेक्शंस रहते हैं फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरीज है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, दैट इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट है फ्रेंड रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स डिफाइन करता है हमारी कैटेगरी, जैसे मोनार्की हमारे यहाँ पर नहीं है। मोनार्की का मतलब यानी एक ही फैमिलीज के लोग, यानी एक ही किंग है, और वो किंग के सभी जितने भी लाज हैं विदाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। दैट इज़ द मोनार्की ऑफ द सिस्टम। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है और ये रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट, इसमें यूजुअली किंग रहता है मोनार्की में, बट वो रियल एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है। बट इंडिया में मोनार्की सिस्टम नहीं है। रिपब्लिक में, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, यहाँ हेड ऑफ द किंग एज ए राष्ट्रपति के तौर पर रहता है, प्रेसिडेंट के तौर पर रहता है, एज ए नॉमिनल हेड रहता है। रियल हेड इज elected by the people of the country. Justice. Justice means provide the justice to the citizens of the country. मीन्स जस्टिस को मैं आपका सीधी सीधी बात बताऊं, जिसको हम सिंपल भाषा में कहें किस बेस पे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये सिक्योर करता है एवरी, यानी बहुत सारे प्रोविजंस, हमारे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सोशल जस्टिस, ये सब डिनोट क्या करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल टू ऑल सिटीजन्स without any social distinctions based on caste, color, race, religion, and sex, and so on. It means absence of privileges being extended to any particular section of the society and improvement in the conditions of backward classes, that is SC, ST, and OBCs, and also women. तो ये सब जस्टिस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा लिबर्टी। तो लिबर्टी में मैंने आपको बता दिया है। लिबर्टी टर्म डिफाइन करती है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। ये प्रियम्बल्स में लिबर्टी डिफाइन है, और लिबर्टी प्रियम्बल्स में सोर्सेस टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, एंड लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशंस है, बिलीफ है, फेथ है, एंड वर्शिप है।
Next is the equality. Equality means equal treatment for all and equal privileges, equal opportunities of job in jobs or equal opportunities to earning the income, equitable distributions of economy, ये सब इक्वालिटीज में आते हैं। इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून की नज़र में हर सिटीजन, हर नागरिक इक्वल है और ये आर्टिकल 14 में आता है। नेक्स्ट, prohibitions of discrimination on grounds. At what grounds? That is religions, race, caste, sex or place of birth under fall which article? That is 15, article 15. And next is the equality of opportunity in matters of public employment, that is under article 16. Next, abolitions of untouchabilities. There is no untouchability. हमारी जितनी भी अनटचेबिलिटी है, जो छूत छात है जाति धर्म नाम पे, वो आर्टिकल 17 में आता है और इसको एबॉलिश किया गया है। इंडिया इज द कंप्लीटली सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट इज द एबोलिशंस ऑफ टाइटल्स। हम किसी भी एक आदमी को पर्टिकुलर टाइटल्स नहीं देते हैं। अंडर आर्टिकल 19 में एबोलिशन ऑफ टाइटल किया गया। जैसे एक पहले राजा क्या होता था और उसको महाराज या राजा ही कहता था, ऐसा यहाँ पर कोई भी टाइटल्स प्राइवेट अपना कोई टाइटल नहीं लगा सकता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया गया था। ये आपसी भाईचारा यानी सेंस ऑफ ब्रदरहुड जिसको हम कहते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब ही सेंस ऑफ ब्रदरहुड होता है और कॉन्स्टिट्यूशंस प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ एवरी सिटीजन्स को, यानी फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटीज़ को। तो सिस्टम द्वारा बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, तो इसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं हमारी अंडर आर्टिकल 51A। इसको क्या कहते हैं? दैट इट शैल बी द ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल्स क्या रहा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल टू डिजाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस? So it is the basic philosophy and fundamental values. It defines the basic philosophy and fundamental values in the constitutions. So what is the fundamental features or values or philosophy? That is the political, moral and religious on which the constitution is based. It contains the grand and noble visions of constituent assembly and reflects the dreams and aspirations of the फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारा ये जितना भी बेसिक फिलॉसफी जा था, ये लाने की इसलिए रिक्वायरमेंट्स पड़ी, सिग्निफिकेंट इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल एंड मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ को मान्यता दी गई। ये कॉन्स्टिट्यूशंस अगर ये नहीं लाता तो हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता और पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज़ बेसलेस हो जाती। इनको कोई भी मान्यता भारत के संविधान में नहीं मिलती। ये इसलिए ज़रूरी था कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस करने में, और ये प्रियम्बल्स ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक है तब तक हमारे देश के हर नागरिक को इक्वल ट्रीटमेंट यानी फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, यूनिटी ये सब मिलती रहेगी और हमें गारंटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स में मिलता रहेगा, जिसको कभी भी कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज़ ए पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस but without destroy the basic structure of the constitution. And what is the basic structure of the constitution? That is the preambles. और preambles में आप destroy नहीं कर सकते हैं। In केशवानंदा भारती case 1973, the article Supreme Court had defined under Article 368. Parliament had a power. Parliament was the power and today is also a power to bring the amendment in Parliament कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 368 आर्टिकल के अंडर भारतीय संविधान के पास पावर है। और जब केशवानंदा भारती केस केरला से जब सुप्रीम कोर्ट में आया
तो उसमें क्या अर्ज किया गया था कि प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, बट petitioner contended that the amending power in Article 368 cannot be used to destroy or damage the basic elements or fundamental features of the constitutions। ये उस समय कहा गया एक petitioner द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस किया गया जब इस केस को, तो इसी में केस में ये जजमेंट्स आई थी कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है 360 आर्टिकल 8 आर्टिकल के अंडर, वो वहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसके फंडामेंटल फीचर्स बेसिक एलिमेंट्स को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, इवन के उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह हेल्ड किया गया इस प्रेम्बल को एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। और कोर्ट ने क्या स्टेट किया, क्या कहा इस ओपिनियन में कि preamble can be amended subject to the constitution that no amendment is done to the basic features। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि कोर्ट ने इसको रोक के रखा था और ये जजमेंट दी गई कि बेसिक फीचर्स, फंडामेंटल फीचर्स जितने भी हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की पावर्स पार्लियामेंट नहीं रखेगा। इसमें कोर्ट इंटरवेंट यानी जुडिशरी इंटरवेंशंस रहती है। अगर सपोज कीजिए एस्पिरेंट्स कि बेसिक स्ट्रक्चर्स अमेंड या डिस्ट्रॉय हो जाता है, अमेंड छोड़ दीजिए या डिस्ट्रॉय हो जाता, तो तब क्या होगा? एवरी सिटीजन्स को जो गारंटेड ऑफ फंडामेंटल राइट्स के मिले हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं, एक मोनार्की सिस्टम रहेगा। जैसे किंगडम चलते थे, राजा जो भी कहता था उसी तरीके से ही चलता था, फिर वैसा ही हो जाएगा। और ये इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि जो मूल बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कभी भी छेड़खानी ना हो, उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। और हर नागरिक, पूरे देश के सिटीजन्स को इस प्रेम्बल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, उनके फंक्शन को, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर्स को, उनकी इक्वालिटी को, राइट जितने भी वहाँ पर दिए गए, और एक गारंटी दी गई इन फंडामेंटल राइट्स को कि उनके साथ कभी भी कोई भी टच नहीं करेगी गवर्नमेंट। और जो भी अमेंडमेंट लाएगी इनको मद्देनज़र रख कर यानी कंसीडर करके हम जो भी भारत के अंदर, भारत संविधान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर को कंसीडर किया जाता है और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।